सामने स्क्रीन पर जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये फ़ोटोज़ एक साउथ की हीरोइन जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, रानी पद्मिनी की है। आज मैं आप सभी के साथ जया नाम की एक 30 वर्षीय महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ। जया का विवाह एक बहुत अच्छे घर में हुआ है, बहुत संभ्रांत परिवार में हुआ है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उनका विवाह एक अच्छे रईस परिवार में हुआ है। उनके विवाह को लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। वो बताती हैं कि विवाह से पहले तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं थी। सब ठीक ही था, सामान्य था, सब कुछ सही था। मैंने सामान्य लड़कियों की तरह ही सब स्कूल भी किया, कॉलेज भी किया। लेकिन शादी के बाद जब मैं एक अच्छे बड़े रईस परिवार में मेरा विवाह हुआ और घर में काफ़ी नौकर-चाकर भी थे, कार, ड्राइवर, हर चीज़ का सुख था। तो वैसे तो उन्हें खुशी होनी चाहिए थी कि उनको इतने अच्छे परिवार में उनका विवाह हुआ। लेकिन वो कहती हैं कि मैं खुश नहीं थी। नाखुशी की कोई वजह नहीं, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं। क्योंकि जब से मेरा विवाह हुआ है, मैं जैसे अजीब-सी शक की बीमारी में पड़ चुकी हूँ, जो कि मुझे पहले नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि किस तरह का शक, तो उन्होंने कहा कि घर के नौकरों पर शक, हर हर व्यक्ति पर, ड्राइवर पर शक, कुक पर शक, कोई काम करने वाली आती जाने वाली है उस पर शक। मैंने घर में हर तरफ कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे जैसे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती और एक डर सा बना रहता है। मेरे बच्चे छोटे हैं, जिनके लालन पालन के लिए घर में एक आया भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं आया के भरोसे कभी बच्चे नहीं छोड़ती। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बच्चों को आया के भरोसे छोड़कर खुद कहीं अकेली चली गई हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, आया और बच्चे मेरे साथ जाते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि संभव नहीं है बच्चों का साथ में जाना, तो मैं भी अपना प्रोग्राम कैंसल कर देती हूँ। और इस बात से उनके परिवार के लोगों को बहुत बुरा भी लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है? जब बच्चों को घर में सँभालने के लिए आया मौजूद है, तो वो क्यों अपने आप को फ्रीडम नहीं देती हैं? क्यों कहीं आने-जाने से इनकार करती हैं? जबकि इसी सुख के लिए तो घर में आया रखी गई थी कि कभी आपको अकेले भी कहीं जाना पड़े तो आप जा सकें। लेकिन फिर भी जया इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। और ये जो एक शक है, मतलब पहले शक, फिर डर और फिर एक एंग्ज़ायटी सी, जो कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है। अब हम जया के पीएलआर पर आते हैं। जया अपने आप को एक युवा 22-23 साल की खूबसूरत, आकर्षित करने वाली युवती के रूप में देखते हैं। जया बताती हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। वो इतनी खूबसूरत हैं कि जब वो सड़क पर चलती हैं, तो राह चलते लोग भी एक बार मुड़कर उनकी तरफ ज़रूर देखते हैं। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मैं लगभग 22 या 23 साल की हूँ और मैं एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं एक अभिनेत्री हूँ और इसी सिलसिले में पत्रकारों को इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। अभी तक मुझे आसानी से सफलता मिली है। शायद यही कारण है कि मेरी महत्वाकांक्षाएं और भी ज़्यादा आसमान छूने लगी हैं। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, क्योंकि अब तक मुझे काफ़ी आसानी से छोटी उम्र में सब कुछ हासिल हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार की सपोर्ट, मित्रों की सपोर्ट, रिश्तेदारों की सपोर्ट, हर चीज़ मेरे साथ रही है।
मैं अपने आप को बहुत ही लकी हीरोइंस में से मानती हूँ। बहुत ही खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे बहुत कम वक्त में वो हासिल हुआ है जो मेरी आयु की लड़कियों को हासिल नहीं होता। क्योंकि मुझे बहुत आज़ादी हासिल है और मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, इसलिए मेरा जीवन भी उतना ही आज़ादी पसंद है। मैं अच्छा कमाती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इसलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले भी खुद ही लेती हूँ। जिस अंदाज में जया जी बता रही थी उससे स्पष्ट था कि जया जी की पर्सनैलिटी एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट लड़की के रूप में रही है, लेकिन इस चीज़ का एहसास उन्हें भी नहीं रहा। समय से आगे चलने वाली, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेने की इच्छा, कुछ इस तरह का एक व्यक्तित्व जया जी का रहा है। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मैं अपनी माँ के साथ अकेली घर में रहती हूँ। मुझे मेरी माता की पूरी सपोर्ट हासिल है। वो हर कदम पर मेरा साथ देती हैं। अगले दृश्य में वो कहती हैं, कमरे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। मेरे हाथों से ग्लास गिर पड़ा कि ये आवाज कहाँ से आई। मैं घबरा गई और मैं तेजी से कमरे की तरफ दौड़ी। ये मेरे माँ की चीखने की आवाज थी। वो कमरे का दृश्य बयां करती हैं कि उनकी मम्मी जी के मुंह पर उनके घर के नौकर ने हाथ रखा हुआ है और एक दूसरा घरेलू नौकर उनकी मम्मी जी के पेट में चाकू घोंप रहा है। जब उन्होंने ये दृश्य बयां किया तो वो कांप रही थी, इसलिए उन्हें जो उनकी स्थिति थी उसे देखते हुए इस दृश्य से दूर किया गया। और जब उन्होंने एक साक्षी भाव से दूरी से इस दृश्य को देखा तो जो उन्होंने बयां किया, उन्हीं के घर में काम करने वाले उनके घरेलू 3 नौकरों के द्वारा उनकी और उनकी मम्मी जी की हत्या की गई और बहुत ही बेरहमी से चाकू से उनके गले और पेट पर वार किया गया, जिससे उन्होंने वहीं ऑन द स्पॉट कुछ ही मिनटों में प्राण त्याग दिए। ये वो समय था जहां से एक दर्द और एक डर जया जी ने कैरी किया था। वो था किसी पर भी विश्वास ना कर सकना, खासतौर पर जो घरेलू नौकर हैं उनके ऊपर उनकी बहुत ही ज़्यादा गहरा अविश्वास जो यहाँ से डेवलप हुआ था। किसी भी व्यक्ति के साथ जो उसके अंतिम समय पर एक गहरा एक फीलिंग, गहरा एक भाव, कोई बहुत गहरा विचार जो आखिरी वक्त पर साथ होता है, वो अगले जन्म में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये भी कुछ इसी तरह का रहा और इस बर्थ में इस दर्द को जया जी ने अपने साथ कैरी किया। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो कुछ हुआ वो बीत चुका है और वो दर्द और वो डर जो उन्होंने क्रिएट किया वो उन 3 व्यक्तियों द्वारा जो कर्म किया गया उसके रिजल्ट में उनके अंदर क्रिएट हुआ। तो जब किसी व्यक्ति की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति दर्द में जाता है तो एक कुदरत इसका हिसाब किताब बहुत अच्छे से करती है, जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कुदरत का इंसाफ करने का तरीका इतना खतरनाक है कि वो सिखाती भी है, कार्मिक अकाउंट भी क्लियर करती है और ऐसा आपको कर देती है कि आप कभी उस कर्म को दोबारा दोहरा ना पाए। अच्छे से आपको सिखा देती है।
इनके इस बर्थ में तो वो तीनों लड़के जिन्होंने इनकी और इनकी माताजी की हत्या करी वो कहीं नहीं थे। हम नहीं जानते उन तीनों के साथ कुदरत ने क्या इंसाफ किया, लेकिन यकीनन किया होगा, चाहे वो सोल वर्ल्ड में होंगे या इस धरती पर होंगे, जहाँ पर भी होंगे। अब हम जया जी पर आते हैं। जब जया जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने इस चीज़ को जाना कि सिर्फ ये 3 व्यक्ति, इनके कर्म गलत थे, इनकी वजह से इनको दर्द नहीं क्रिएट करना है। जो कुछ हुआ वो पास्ट है और कुदरत उसका पूरा एक मतलब मैं तो कहती हूँ ब्याज नहीं, वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर हिसाब करती है, क्योंकि कुदरत का इंसाफ हमारे इंसाफ से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है। हम लोग को इंसाफ करना नहीं आता, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर एक की हत्या करता है तो भी हम उसे फांसी से ज़्यादा क्या ही दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति अगर 100 लोगों की हत्या करता है तो भी हम उसे फांसी से ज़्यादा क्या ही दे सकते हैं। लेकिन कुदरत का इंसाफ ऐसा नहीं है। वहाँ आपको जो मानसिक भावनात्मक सारी पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी, उसके बदले में जो आपने कर्म किया है, जो आपने दिया है, वो जब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौट के आएगा और उसका हिसाब देना पड़ेगा, उस वक्त आप सीखेंगे भी और कार्मिक अकाउंट चुकता भी करेंगे, जो कि उन तीनों के साथ भी इस कुदरत ने ज़रूर किया होगा। अब हम नहीं जानते, क्योंकि वो तीनों तो हमारे इस बर्थ में है भी नहीं। वो जया जी के साथ, जया जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने इस दर्द को वहीं रिलीज़ किया। और ये जो कर्म किया गया है, एक गलत ऊर्जा क्रिएट की गई है, वो मैं इस प्रकृति के हवाले करती हूँ। जब इस तरह का एक भाव क्रिएट किया जया जी ने कि जो कुछ भी है वो इस प्रकृति के हवाले है और इसका जो हिसाब है वो भी ये प्रकृति ही लेगी, लेकिन मुझे खुद को रिलीज़ करना है, मुझे खुद को आज़ाद करना है। किसी और के कारण मुझे खुद को नहीं बांधना है। उसका बंधन वो जाने, मेरा बंधन नहीं होना चाहिए। जब इस चीज़ को उन्होंने समझा और इस दर्द को वहीं का वहीं रिलीज़ किया, उन तीनों को कुदरत के हवाले करके, माफ़ करके, अपने आप को माफ़ करके, उनको तो, क्योंकि कुदरत के हिसाब में माफ़ी होती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इल्यूज़न है हम लोगों के माइंड में कि हम गलत कर्म करते हैं और फिर सोचते हैं मंदिर जाएँगे, ये वाली पूजा कर लेंगे, हम दान कर देंगे, हम ये वाले दिन दान कर देंगे, हम गंगा स्नान कर लेंगे या कुछ भी, हर धर्म में अपना-अपना। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कुदरत के घर में माफ़ी वाला नियम नहीं है। हाँ, जब आप सच्चे मन से गलती रियलाइज़ करते हैं, तो वो जो पीड़ा आती है, कार्मिक अकाउंट तो आएगा ना, वो तो उससे तो कौन बचा है। लेकिन आपकी जो सहन करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आपकी सहन करने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस कार्मिक जो अकाउंट खुला है उसको ईज़िली क्लियर कर सकें। लेकिन वो तब होगा जब आपने पश्चाताप किया है, आप अपने कार्मिक अकाउंट को स्वीकार करते हैं, जो गलत करा है उसको स्वीकार करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये बात भी मैंने कई बार कही है कि अगर आप अपनी गलती को उसी वक़्त वहीं ठीक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी वजह से किसी को चोट पहुँची, अब हो गई, मान लेते हैं अब जैसे हत्या ही हो गई किसी की, हो गई, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? आप उनकी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, आपने वो किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्मिक अकाउंट नहीं खुलेगा, खुलेगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत हल्की होगी, क्योंकि पश्चाताप सच्चा था, जेन्युइन था, प्रैक्टिकली किया गया था। वो सिर्फ हाथ जोड़-जोड़ के माफ़ी माँगना, हाथ जोड़-जोड़ के माफ़ी माँगना, हाथ जोड़-जोड़ के प्रेयर करना, वो ये नहीं था। वो प्रैक्टिकली किया गया था। मदद की गई थी उसकी फैमिली की। तो कुदरत उस पश्चाताप को बहुत, एक तो वो कार्मिक अकाउंट बड़ा हल्का कर देती है, क्योंकि उसको उसी बर्थ में चुकतू किया गया है ना। जैसे कोई कार्मिक अकाउंट सोचे कि नेक्स्ट बर्थ में चुकतू, वो तो होते हैं, लेकिन वो फिर बड़ा मल्टीप्लाई होकर होते हैं। उनमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी, सारे इमोशन, सारे दर्द, वो फैमिली मेम्बर्स ने जो फील किया, वो सब कुछ जुड़ेगा, तो वो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। जया जी का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। सामने स्क्रीन पर जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, क्योंकि जब जया जी का सेशन हुआ उसके बाद जब हमने गूगल पे सर्च करी तो हमें पता चला कि हाँ, ऐसा एक केस हुआ था, और वहीं से ये फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम